अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे की, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया और उसने इसको गोल्ड की फॉयल के ऊपर टकराया। फॉयल क्या होती है? अगर हम मेटल को बहुत ब्रीक ले लेते हैं, जैसे लेयर फॉर्म, जैसे पेज की तरह की जो मेटल ले लें, तो उसको हम फॉयल कहते हैं। तो उसने जिंक सल्फाइड लिया और उसको एक स्क्रीन के ऊपर कोट कर दिया। इसके लिए उसने क्या किया, जैसे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिए तो एक छोटा सा होल इस प्रेटस के अंदर कर दिया, तो जो रेस थी वो आगे गई और उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्विच ऑन किया और उसके बाद ऑफ कर दिया। फिर उसने देखा कि उसे कहाँ पर फ्लैशेस मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, उसको कई फ्लैश जहाँ पे मिले, ज़्यादातर फ्लैश उसे सामने ही मिले और कुछ फ्लैश उसे यहाँ पे भी मिले, कुछ फ्लैश उसे जहाँ से भी मिले। उसने सोचा कि कुछ इस तरह का हुआ होगा कि कुछ रेज जो होंगी वो बिल्कुल सीधी गुजर गई होंगी, कुछ रेज ऐसी होंगी जो बिल्कुल क्या होंगी, सीधी गुजर गई होंगी। और जो जो विदर को आई हैं, उसने कहा लाजमी जो किसी के साथ क्या हुई हैं, टकरा के डिफ्लेक्ट हुई हैं। थोड़ी सी जो उनका मुड़ी है वो किसी से टकराने की वजह से हुई है। इसी तरह उसने कहा जो इधर को आ रही है वो डेफिनेटली वो उसके अंदर कोई हैवी पार्टिकल है जिसकी वजह से क्या है, वो उसके साथ टकराई है और वो इधर आके गिरी है। और उसने इसी तरह बिलीव किया कि कुछ रेज जिस तरह सामने गई वैसे ही वो क्या होगी होंगी, वापस आ गई होंगी। तो उसने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल, जहां पे ये दो पॉजिटिव है, इस अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के अंदर, हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं। और जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो स्टूडेंट उसने कहा जो रेडिएशंस बिल्कुल सीधी टकरा चली गई, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल जो गए, इसका मतलब वो किसी के साथ भी नहीं टकराए। लेकिन जो बेंट हो गए, जो थोड़ा सा भी बेंट हुए हैं, इसका मतलब है वो किसी के साथ टकराए हैं, कोई हैवी पार्ट है एटम के अंदर जिसके साथ वो टकराए हैं और वो मुड़े हैं। और उसने कहा जो वापस को आई, जो इधर को गई हैं, जो हाईली डिफ्लेक्ट हुई हैं, इट मीन्स दैट कि वो जो हैवी पार्टिकल ने उनको बिल्कुल ही आगे जाने नहीं दिया। तो उसने कहा ये जो हैवी पार्टिकल्स हैं, उसने कहा ये न्यूक्लियस हैं। उसने ये हैवी पार्टिकल जिसके साथ डिफ्लेक्शन हो रही है, उसने कहा कि ये वाले जो पार्टिकल हैं, ये जो हैं ये न्यूक्लियस हैं। तो जहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, स्टूडेंट जो उसने गोल्ड फॉइल ली उसकी जो थिकनेस थी वो 0.004 सेंटीमीटर की उसने क्या किया था, गोल्ड की फॉइल ली थी। तो स्टूडेंट जहां से पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की बात की गई, 1911 के अंदर एक्सपेरिमेंट उसने किया और उसने कहा कि अगर इसी तरह जो एक्सपेरिमेंट होता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं और जो हैवी पार्ट है, जो न्यूक्लियस है, जो जिसको वो न्यूक्लियस कह रहा है, वो सेंटर में है। तो स्टूडेंट्स उसने एक मॉडल पेश किया। उसने कहा जैसे प्लेनेट के इर्द गिर्द, जैसे प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी तरह का उसने एक मॉडल दिया। उसने कहा बिल्कुल इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे ऐसे ही घूमता है जिस तरह प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द क्या होते हैं, घूमते हैं। तो लोगों ने इसका पर यह ऑब्जेक्शन लगाई कि अगर ये मूव करेगा तो हम जानते हैं कि हर पोर्शन के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर जो न्यूटन कहता है कि जब चीज मूव करेगी तो उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो उस रूल के मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस के साथ जाके टकरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एटम तो कोलैप्स कर जाएगा, एटम तो तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस मार्कर के अंदर मौजूद एटम अभी भी एटम है, कल भी एटम है, कल भी एटम थे और कल भी एटम रहेंगे। इट मीन्स दैट एटम कोलैप्स नहीं होता। लेकिन हम अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को माने तो इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम करते करते, लॉस ऑफ एनर्जी करते करते एक वक्त आएगा जो बिल्कुल क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ जाके टकरा जाएगा। तो इसकी थ्योरी को इसके ऊपर उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन रदरफोर्ड ने एक आइडिया दे दिया था कि न्यूक्लियस क्या होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उसने कहा न्यूक्लियस से क्या होंगे, बाहर होंगे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसे हम कहते हैं मैक्स प्लांक। उसने 1900 के अंदर एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी।
स्टूडेंट, इसने एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन किसी सोर्स से कोई रेडिएशन किस तरह एमिट होती हैं और किस तरह अब्जॉर्ब होती हैं, इस बात को समझाने की कोशिश की। इससे पहले न्यूटन के लॉ चलते थे और वो बड़े पार्टिकल पे तो बड़ा अच्छा लगते थे, लेकिन टाइनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी एक रेवोल्यूशन साबित हुई केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर, और उसने जो टाइनी पार्टिकल्स थे, जो छोटे पार्टिकल्स थे, उनको समझाने में हेल्प किया। तो इसने कहा कि जो रेडिएशन होती हैं ना तो कंटिन्यूसली या डिसकंटिन्यूस अब्जॉर्ब होती हैं और ना ही कंटिन्यूसली क्या होती हैं, एमिट होती हैं। और एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में क्या होती है, वो मूव करती है। और वो जिस यूनिट में, वो छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं एनर्जी के, उन्हें उसने कहा वो क्वांटा होता है। जो एनर्जी के यूनिट, जो भी एनर्जी है जितनी भी उसकी, उससे वो कह रहा है वो क्वांटा है। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद उसने क्या किया, कुछ इसने लॉ पेश किए। इसने कहा एनर्जी ना तो मिट होती है कंटिन्यूसली, ना ही वो क्या होता है, अब्जॉर्ब होती है कंटिन्यूसली, बल्कि वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूस मैनर में वो क्या होती है, वो मूव करती है और वो छोटे छोटे वेव पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अगर वो वेव पैकेट हमें नजर आ रहा है, जैसे ये रोशनी मुझे नजर आ रही है, तो कहता है हम इसको फोटोन कहेंगे। फोटोन वो वाला वेव पैकेट जो हमें नजर आता है। अगर वो हमें नजर नहीं आता तो हम सिंपल उसको क्वांटा कहेंगे। तो रेडिएशन जिस वे में मूव करती हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटा, और अगर वो रोशनी हमें नजर आ जाए, वो रेडिएशन हमें नजर आने लग जाए, तो हम उसे फोटोन कहते हैं। तो स्टूडेंट, उसकी जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो भी उस फोटोन की या उस क्वांटा की जो उस वेव पैकेट की एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम प्रोपोर्शनल खत्म करें तो कोई कांस्टेंट आता है, तो प्लांक ने इसको अपने नाम के ऊपर ही क्या रखा, प्लांक्स कांस्टेंट इसका नाम दे दिया। तो ये बन गई वैल्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच म्यू, और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, आप बुक से देख लीजिएगा। अच्छा, के बाद क्या हुआ, उसने कहा जो मिट होती है और अब्जॉर्ब होती है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है, तो उसकी वैल्यू जो होगी इज इक्वल टू एच म्यू। स्टूडेंट्स, हम इसको इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं जो म्यू होती है वो सी ओवर लैम्डा होती है। सी यहाँ पे वेलोसिटी है और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। तो इस म्यू की जगह पर हमने क्या किया, सी ओवर लैम्डा पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और 1 ओवर लैम्डा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, ऐसे हम वेव नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं हम इसको भी देखते हैं। तो ये वैल्यू बनी ई इज इक्वल टू एच सी म्यू बार। तो स्टूडेंट, पहली बात वेव लेंथ, पहला वर्ड है वेव और लेंथ। इसका मतलब है वेव की लेंथ। तो वेव की लेंथ निकालनी हो तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला ले लेते हैं, एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का फासला ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं वेव की लेंथ। वेव की लेंथ, तो वेव की लेंथ हम ऐसे निकालते हैं कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक के फासले को हम वेव लेंथ कहते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद क्या हुआ, एक है टर्म फ्रीक्वेंसी, दूसरी वर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी एक टर्म पड़ी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सोर्स डिजाइन कर लिया हमने, इस सोर्स से जितनी रेडिएशंस गुजरेंगी किसी खास टाइम में, वो सेकंड ले लें आप, एक मिनट ले लें, एक घंटा ले लें, हम नॉर्मली सेकंड में बात करते हैं। तो एक सेकंड में जितनी वेव्स की तादाद इस पॉइंट में से गुजरेगी, ये दरवाजा समझ लें आप, जितनी वेव्स उस पॉइंट से गुजरेंगी उससे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंग्लिश का वर्ड है फ्रीक्वेंट, अक्सर, कि मैं अगर किसी जगह पे अक्सर जाऊं, जब मैं ज्यादा जाऊं तो मैं कहता हूं ये बंदा फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आता है। तो फ्रीक्वेंट का मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितनी वेव्स इस पॉइंट से गुजरी हैं। तो अगर वो 10 वेव्स इस तरह की गुजरी हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी, और पर सेकंड। तो इसको हम साइकिल्स भी कहते हैं, हर्ट्स भी कहते हैं। तो इसको बेटा हर्ट्स, और इसको हम क्या करते हैं, सेकंड में फाइंड करते हैं, साइकिल भी कह लेते हैं। इसी तरह वर्ड है वेव नंबर, टर्म है वेव और नंबर। वेव और नंबर, वेव नंबर का मतलब होता है वेव की तादाद, वेव की तादाद। वर्ड है वेव नंबर, वेव और नंबर, इसका मतलब होता है वेव की तादाद। कि अब हमने खास फासले लेना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने खास फासले लेना है, और उसमें देखना है कि वेव की कितनी तादाद है। तो स्टूडेंट्स, जितनी उस वेव में तादाद होगी, एक खास लेंथ आपने ले लेनी है, सेंटीमीटर ले लें आप लोग 1 मीटर ले लें, जो भी आपने डिसाइड कर लिया है, तो आपने उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक देखना है उसमें कितनी वेव्स आ रही हैं। 10 वेव आ रही हैं,
30 वेव आ रही हैं, 40 आ रही, जितनी भी वेव्स आ रही हैं वो उसका क्या होगा, वेव नंबर। और इसको हम क्या करते हैं, म्यू बार से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से लिखते हैं, और वेव लेंथ को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा से लिखते हैं।